क्वथनांक उन्नयन टॉपिक जो हमने कल थ्योरी सारी पढ़ ली थी, आज हम उसके क्वेश्चंस करके बच्चों इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने क्वथनांक उन्नयन टॉपिक से रिलेटेड। ये किस तरीके से सॉल्व होंगे? क्लास कौन सी? 12th। लेसन कौन सा चल रहा है? दूसरा। आज एपिसोड है 20वां। अब क्वथनांक उन्नयन टॉपिक के आज हमने करने हैं बच्चों क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम ये बात करते हैं कि कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा गौर से समझते हैं और फिर ये एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। इधर गौर करो। कल आपने एक तो क्वथनांक की परिभाषा समझी थी कि क्वथनांक क्या होता है। इस तरीके से आपने बात करी थी कि ये एक पात्र था, कैसा था? बंद था, ठीक है। और इसके ऊपर वायुमंडल का जो है वो वायुमंडलीय दाब कितना था बच्चों? वायुमंडल का दाब था 1 एटमॉस्फेयर। इस पात्र के अंदर द्रव भरा हुआ था, ठीक है। और उस द्रव का वाष्प दाब जो था वो कितना होता था कि इसकी द्रव की वाष्पशील द्रव था, इसकी वाष्प बनती थी और जिस ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था। मान लो ये कितने ताप पर हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता था बच्चों? क्वथनांक हो जाता था। क्या कहते थे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। आपने ये परिभाषा समझी थी। चलो अब इस बात से एक कहानी समझो कि बच्चों अगर ये वायुमंडल का दाब कम होता, ठीक है, तो यहां पर अपने को वाष्प दाब कम करना पड़ता। कम करते तो ताप भी कम होता, तो इसका मतलब क्वथनांक क्या हो जाता? कम, ठीक है। क्या बात समझ रहे हो? अगर ये वायुमंडलीय दाब 2 एटमॉस्फेयर होता तो अब मुझे इस 2 को 2 एटमॉस्फेयर, इसका वाष्प दाब 2 एटमॉस्फेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका ताप भी दुगना करना पड़ेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि यार ये जो क्वथनांक है ना इस वायुमंडलीय दाब पर बड़ा निर्भर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक कम होगा, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमें इसका वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक रिलेशन बना लेते हैं। क्या रिलेशन बन गया हमारे पास कि क्वथनांक जो होगा ना बच्चों, क्वथनांक वो वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होगा। वायुमंडलीय दाब के क्या होगा बच्चों? समानुपाती। कि जितना ज्यादा वायुमंडलीय दाब होगा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। फिर आप एक चीज और समझो, जब हम खाना बनाते हैं ना, ये हमने एक कंसेप्ट बना लिया, ठीक है, कि जितना वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा, ये वायुमंडलीय दाब अगर मान लो 0.5 एटमॉस्फेयर ही होता तो हमें ये 0.5 ही करना पड़ता। 0.5 करने के लिए ताप भी कम ही लगाना पड़ता, ताप कम लगाना पड़ता तो क्वथनांक क्या होता बच्चों? कम। फिर एक चीज आप देखो कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपने पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय, आपको पता है ऊपर पहाड़ों पर जाएंगे तो हवा का घनत्व क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। और हवा का घनत्व कम होगा तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा बच्चों? क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास अगर कहा जाए कि पानी को अगर हम एक समतलीय मैदान में उबालें तो पानी जो है देरी से उबलता है, लेकिन उसी पानी को अगर किसी पहाड़ पर जाकर के हम उबालें तो वो जल्दी उबल जाता है। क्यों? तो आप कहोगे कि पहाड़ पर जो है वो क्या होता है कि वायु दाब कम होता है, और वायु दाब कम होने से वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या चाहिए होगा बच्चों? कम चाहिए होगा, इसलिए पानी जो है वो जल्दी उबल जाता है। तो ये दूसरी बात हमने समझ ली, ठीक है। और इसीलिए अगर अपने मान लो कि प्रेशर कुकर की बात अपने करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब ज्यादा होता है। अरे बंद होता है ना प्रेशर कुकर,
तो वायुमंडलीय दाब उसका क्या हो गया, दाब हो गया ज्यादा, और दाब ज्यादा हो गया तो इसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी चीजें बता रहा हूं। आपको ये समझ में आ गया कि क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती है। अगर आप ऊंचाई पर जाते हो तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम, इसलिए क्वथनांक भी कम। प्रेशर कुकर या किसी समुद्र की गहराई में जाते हो, समुद्र के नीचे तल में जाते हो, तो वहां पर दाब क्या होता है, ज्यादा। दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और देखो, जो खाने पकाने का प्रोसेस है ना, खाना बनाना, खाना पकाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आप ये देखना कि जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा तो खाना जल्दी बनेगा। खाना क्या होगा बच्चों, जल्दी बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना कि जितना क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक को क्या लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक ज्यादा होता है तो खाना जल्दी बनता है। कैसे जल्दी बनता है, आप देखो कि अगर मान लो मैंने एक पानी के अंदर पानी रखा और इसके अंदर चावल रखे, चावल बनाने के लिए रखे मैंने, ठीक है, और इसको मैं गर्म कर रहा हूं। अगर इस पानी का क्वथनांक मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम ताप करेंगे तो पानी तो वाष्प में बदल रहेगा, चावल ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर यही पानी का ताप 200 डिग्री से, क्वथनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो पानी 100, 150, 180 पर पानी उबलता रहेगा, पानी पड़ा रहेगा, और इस चावलों को ज्यादा ताप मिलेगा, इसलिए खाना जल्दी पक जाएगा। लेकिन अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो पानी तो उबल जाता, चावल पकता ही ना। ठीक है, तो खाना कब जल्दी पकता है बच्चों, जब क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है तो खाना जल्दी पकता है। क्वथनांक अगर कम होता है, क्वथनांक कम होता है तो खाना जो है वो लेट पकता है, लेट पकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने आपको कितने सारी एक साथ जो है वो एक मतलब मोती दे दिए मैंने आपको। आप चेक करो कि ये समझ में आ गया कि भैया ये वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता तो इसका वाष्प दाब ज्यादा करने के लिए ताप ज्यादा चाहिए होता, क्वथनांक ज्यादा चाहिए होता, तो ताप क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती हो गया। ऊंचाई पर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम, क्वथनांक भी कम। प्रेशर कुकर में जाओगे तो वायु दाब ज्यादा तो क्वथनांक भी ज्यादा। ठीक है, अब ये काम इसका खाना बनाने के साथ क्वथनांक का क्या रिलेशन है कि जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है उसमें खाना जल्दी बनता है, जिसका क्वथनांक कम होता है उसमें खाना लेट पकता है। क्वथनांक ज्यादा होने से ज्यादा ताप मिलता है, ज्यादा ताप मिलने से खाना जल्दी पकता है। ये अब आपने बातें सीख ली। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न क्या है सामने आपके, मैं ये साफ कर दूं, इतनी बातें आप नोट कर लेंगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही जबरदस्त वाला टॉपिक है, आसानी से प्रश्न हल नहीं होंगे, इतनी सारी चीजें बताने की आवश्यकता इसीलिए ही पड़ रही है। ठीक है, तो इन चीजों को जहन में बिठा लेंगे बिल्कुल अपने। ठीक है, और अब हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रेशर कुकर के प्रयोग से कुकिंग का समय घट जाता है। कुकिंग का समय घट जाता है मतलब खाना जल्दी बन जाता है। कुकिंग का समय घट जाता है मतलब खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? तो अब आप इसका क्या उत्तर लिखोगे, आप लिखोगे नंबर 1 बात, प्रेशर कुकर में दाब क्या होता है बच्चों, अधिक, इसलिए क्वथनांक क्या होगा, अधिक, और क्वथनांक अधिक होता है तो आपको पता है कि ताप क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, और ताप ज्यादा मिलता है तो खाना जल्दी पकता है, खाना जल्दी पकता है, तो इसीलिए कुकिंग का समय घट जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? ठीक है, मजा आया पहले क्वेश्चन में। अब अगर मैंने इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा, लेकिन अगर मैं यहां पर एक और क्वेश्चन लिख देता, मैं कह देता कि पहाड़ों पर खाना लेट पकता है, क्यों लेट पकता है, क्यों? आप देखो, आप पिकनिक बनाने जाओ, कहीं माउंट आबू पिकनिक बनाने जाओ और वहां पर पहाड़ पे जाकर के कोई आप कुछ बनाना चाहो, मैगी, तो मैगी बेटा 2 मिनट में नहीं बनेगी, मैगी लेट बनेगी। ठीक है, तो कहता पहाड़ों पर खाना लेट पकता है, क्यों? तो आप क्या कहोगे, पहाड़ों पर क्या हुआ बच्चों, वायु दाब क्या हो गया, वायु दाब या वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब हो गया कम। क्लियर? और वायुमंडलीय दाब कम तो आपको पता है क्वथनांक कम,
क्वथनांक कम तो खाने को ताप मिलेगा कम, इसलिए खाना जो है वो लेट पकेगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? ठीक है। अगर वही मैगी आप समुद्र के तल में नीचे जाकर के बनाना चाहो, समुद्र में चले जाओ, नीचे जाकर के वहां मैगी बनाना चाहो, बना नहीं सकते, लेकिन आप सोचो वहां बनाना पड़े तो क्या करोगे? तो वहां पर वायु दाब होगा ज्यादा, ज्यादा होगा तो क्वथनांक हो जाएगा ज्यादा और मैगी जल्दी बन जाएगी, 2 मिनट की जगह 1.5 मिनट में बन जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से ये एक इतना बढ़िया सारा कंसेप्ट आपने सीख लिया पहले क्वेश्चन का। और इससे ये जो मैंने लिख रहा हूं ना, ये मैंने इतना सारा लिखने का क्या उद्देश्य है? एक तो ये 12th के जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये जो लिखे मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन, ये 12th के हैं। ये करवाने के बाद में कंपटीशन के भी क्वेश्चन इसी तरीके से लाइनों वाले आ जाते हैं, तो आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है। फिर आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले वापिस वही क्या करते थे अपने, ये करते थे कि आपके पास यूं द्रव पड़ा था, ढक्कन बंद था, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता था, उसको हम क्वथनांक कहते थे। लेकिन जब हम इसके अंदर, इस वाष्पशील द्रव के अंदर, वाष्पशील द्रव में ये क्या मिलाते थे बच्चों? अवाष्पशील विलय मिलाते थे, अवाष्पशील विलय मिलाते थे। तो विलयन का क्वथनांक, सॉरी पहले आपने ये समझेंगे कि ये तो जो अपने पास विलयन जो था, विलयन का वाष्प दाब घट जाता था, ठीक है? ये क्या था? विलयन। विलयन का वाष्प दाब, जब वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब अवनमन के कारण इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है, ठीक है? इसीलिए क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये आपने पिछले एपिसोड में देख चुके हो, ठीक है? अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं। वाष्प दाब घटता क्यों है? क्वथनांक बढ़ता क्यों है? वाष्प दाब घटने के कारण। वाष्प दाब घटता क्यों है? वाष्प दाब अवनमन के कारण, वाष्प दाब अवनमन के कारण, ठीक है? अब आप आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जल में चीनी या नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा एक शब्द में लिखना हो तो आंसर लिखोगे वाष्प दाब अवनमन के कारण, वाष्प दाब अवनमन के कारण, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कैसा है? आपके पास चीनी या नमक क्या है? अवाष्पशील विलय है, और वाष्पशील विलय के अंदर अवाष्पशील विलय मिला दो तो वाष्प दाब अवनमन के कारण वाष्प दाब घट जाता है, और वाष्प दाब घटने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। ये अपने पिछले एपिसोड में समझ चुके थे, तो ये जो है आप लिखोगे वाष्प दाब अवनमन के कारण। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन पर आओ बच्चों आप। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल में एसीटोन घोलने पर, देखो क्या लिखा है, जल में एसीटोन घोलने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जल में एसीटोन घोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने ये पूरी कहानी देखी, आंसर समझे? आपने ये पूरी कहानी देखी, इसके अंदर वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, लेकिन यहां पर जल वाष्पशील है और एसीटोन जो मिला रहे हो, एसीटोन खुद भी वाष्पशील है। एसीटोन खुद भी क्या है बच्चों? वाष्पशील है। अब जल भी वाष्पशील है, एसीटोन भी वाष्पशील है, तो लेकिन हम ये जो पढ़ते हैं ये तो वाष्पशील के अंदर अवाष्पशील मिलाने के लिए करते हैं। तो अपने पास इसका मतलब है कि अगर तो ये सोच लेते तो हम कह देते कि जल में एसीटोन मिलाया, जब किसी विलायक में विलय मिलाते हो तो क्वथनांक उन्नयन के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। आप उत्तर लिख सकते थे कि क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन वो उत्तर आपका गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहां पर आपने ये सीखा है कि ये अवाष्पशील होना चाहिए, लेकिन इसने प्रश्न में आपको कैसा पदार्थ दे दिया? वाष्पशील पदार्थ दे दिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब है क्वथनांक बढ़ेगा नहीं। फिर क्या होगा? क्वथनांक क्या हो जाएगा कि जल व एसीटोन के बीच का क्वथनांक हो जाएगा, बीच का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, कि एसीटोन और आप लिखोगे क्योंकि जल भी वाष्पशील है, एसीटोन भी वाष्पशील है, इसलिए इन दोनों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक इन दोनों के बीच का क्वथनांक हो जाएगा और बस आंसर खत्म। आपका यही आंसर होगा इसका।
ठीक है, कि क्वथनांक बीच का हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी या नमक ले देता तो आप क्या देते, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील विलय मिलाया गया है, वाष्पशील मिलाया गया तो कहानी बदल गई। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो भी यहां पर लिखा जाता है, जो भी यहां पर बोला जाता है, वो सब चीजें सब की सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपका पलक झपकाना भी मना है। आप कहीं सोचेंगे थोड़ा स्किप कर देता हूं, थोड़ा आगे कर देता हूं, आगे कर दिया तो एक वर्ड भी आपका मिस हुआ तो इट मींस आपका कंसेप्ट गायब। चलो बच्चों, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। फिर कह रहा है कि आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। 2 बार लिखा गया था, निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन है, साफ कर रहा हूं मैं इसको। चलो बच्चों, कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, क्वथनांक उन्नयन के बढ़ते क्रम में लिखो। और आप ये सीख चुके थे कि क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोललता के। और मोललता क्या होती है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार, विलायक का भार। तो इसका मतलब है ये जो है मोलों की संख्या के समानुपाती है, तो ये तो एक अणु संख्या गुणधर्म है। और अणु संख्या गुणधर्म ये कहता है कि जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा, उसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। अब आपके पास 3 तरीके के विलयन हैं। एक तो विलयन है आपके पास 1M NaCl, एक विलयन आपको दे रखा है 1M BaCl2, तीसरा विलयन आपको दे रखा है 1M AlCl3 और चौथा विलयन दे रखा है 1M यूरिया, ठीक है। इनमें से देखो, क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है और अणु संख्या गुणधर्म उसका ज्यादा होगा जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी। तो आपने कणों की संख्या निकालते हैं बच्चों, कैसे निकलेगी? आप जब 1M NaCl को घोलोगे ना तो 1M NaCl कितने में टूट जाएगा? 2 में टूट जाएगा। कैसे कैसे टूट जाएगा? देखो, एक NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस। अब 1M था तो एक ही M इसका बनेगा, एक ही M इसका बनेगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 2M, 2 मोल बन जाएंगे इसके, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप तोड़ो, इसको कैसे तोड़ोगे? BaCl2 को पहले लिखोगे Ba, बाद में लिखोगे Cl। Cl कितने हैं बच्चों? 2, तो मैंने आगे लगा लिया 2। अब इस पर प्लस आएगा कितना? जो इसके पैरा में लिखा हुआ है तो +2। इस पर माइनस आएगा कितना? जितना इसके पैरों में लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो -1। अब ये जो 1M है ना, वो यहां पर भी आएगा 1, यहां पर भी आएगा 1, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 1 और 2 एकम 2, 2 कितने होगी? 2 और 1 कितने होंगे? यहां पर 3। तो इसका मतलब यहां पर मोल कितने होंगे बच्चों? 3, ठीक है। अब इसी तरीके से आप AlCl3 को तोड़ो, पहले क्या लिखोगे? Al, फिर क्या लिखोगे? Cl। Cl कितने हैं? 3, तो कितना हो गया? 3। अब Al पर प्लस आएगा, कितना प्लस आएगा? जो इसके पैरा में लिखा हुआ है तो +3, और Cl पर माइनस आएगा कितना? जो Al के पैरा में लिखा हुआ है -1, ठीक है। अब ये जो आगे लिखा हुआ है ना, उसका यहां पर गुणा करो 1, यहां पर गुणा करो 1, ठीक है। तो अब ये 1 और ये 3 × 1 कितना हो गया? 3, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 मोल हो गया, ठीक है। 4 मोल हो गया, ठीक है। अब आप आओ यूरिया में। यूरिया एक विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है, मतलब ये विलयन में टूटता नहीं है। कार्बनिक पदार्थ है, विलयन में टूटता नहीं है, मतलब जितना आप मिलाओगे उतना ही पड़ा रहेगा। आपने 1M मिलाया तो ये 1M ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। आप पहले लिख लें कि यूरिया टूटेगा नहीं, अपघटित नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या रहेगा? जितना मिलाया उतना ही 1M ही रहेगा, ठीक है। आपने NaCl तो क्या हुआ? विलयन में आपने 1 मोल NaCl डाला, लेकिन अंदर जाकर के 2 मोल बन गए कणों के, क्योंकि एक Na प्लस बन गया, एक Cl माइनस बन गया। आपने BaCl2 का 1 मोल बनाया, लेकिन अंदर जाके 3 बन गए, क्यों? क्योंकि एक Ba+2 बन गया और 2 Cl माइनस बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक का एक ही रहता है, ठीक है। आपके पास प्रश्न ये था कि निम्न को क्वथनांक उन्नयन के बढ़ते क्रम में लिखो। क्वथनांक उन्नयन तो उसी का ही ज्यादा होगा जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी, और जिसमें कणों की संख्या कम होगी उसका क्वथनांक उन्नयन भी कम ही होगा। तो आप यूरिया में कणों की संख्या 1 ही है, तो क्वथनांक उन्नयन भी इसका 1 ही है। तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे कम कौन आएगा? 1M यूरिया। क्यों? क्योंकि इसमें कणों की संख्या कम है, इसलिए इसका क्वथनांक उन्नयन कम है। उसके बाद कौन आएगा? 2 कणों वाला, 2 कणों वाला कौन है?
1 m NaCl। फिर कौन आया 3 कणों वाला 1 m BaCl2। और फिर कौन आया 4 कणों वाला कौन है 1 m AlCl3। तो ये आंसर आएगा बच्चों इसका बढ़ता क्रम। जिसमें कणों की संख्या कम उसमें उसका क्वथनांक उन्नयन भी कम, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा उसका क्वथनांक उन्नयन भी ज्यादा। कई बार यहाँ पर यह भी लिखा होगा कि क्वथनांक किसका के बढ़ते क्रम में लिखो, तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम कहे तो भी यही रखना है अपने को, और क्वथनांक उन्नयन का बढ़ता क्रम रखे कहे तो भी आपको यही रखना है। तो इस तरीके से ये आपने किए बच्चों 4 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप आओ नेक्स्ट। ये सारे मतलब आप जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप नई नई चीजें सीख रहे हैं इसके अंदर। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा करके जा रहा है। ठीक है, आपने यहां पर क्या सीखा कि क्वथनांक उन्नयन का बढ़ता क्रम देखोगे तो आप क्या करोगे, इनको तुरंत ही तोड़ोगे तो जिसमें जितने कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा, जिसमें कणों की संख्या कम उसका क्वथनांक उतना ही कम। और क्या सीखा कि यूरिया जो है वो टूटता नहीं है, अपघटित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन। चलो इसके बाद, क्योंकि आपको अपनी परंपरा पता है, क्या है परंपरा कि हम लोग तो 12th के बाद क्या करते हैं नीट जेई के क्वेश्चन भी करते हैं। तो कल मैंने एक जेई का क्वेश्चन तो करवाया ही था कि केबी का क्या लिखो मात्रक क्या होता है, ये अपने कल एक क्वेश्चन किया था। लेकिन आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं कंपटीशन का। अब नीट जेई के क्वेश्चन शुरू हो गए बच्चों। पहला क्वेश्चन करवा कब आया हुआ है आरपीएमटी 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिख रहा हूं क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जल का क्वथनांक जो है ना बच्चों, जल का क्वथनांक कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये कह रहा है 100 ग्राम जल में क्या कर दो, 100 ग्राम जल में 0.6 ग्राम यूरिया मिला दो। 0.6 ग्राम यूरिया, जिसका अणु भार दे रखा है, यूरिया का अणु भार दे रखा है बच्चों कितना 60 की उपस्थिति वाले विलयन का क्वथनांक होगा। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन दे रखा है 100.052, बी ऑप्शन दे रखा है 101.052 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 120.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। आपको कह रहा है कि आपके पास जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें अगर 100 ग्राम जल में 0.6 ग्राम यूरिया मिला दें और यूरिया का अनुभार दे रखा है 60, तो अब विलयन का क्वथनांक कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आप पहले क्या करो बच्चों, क्वथनांक उन्नयन निकाल लो। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर उसमें विलयन का क्वथनांक पूछा है तो विलयन का क्वथनांक विलायक से ज्यादा ही होगा। अब विलायक का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 100 प्लस 100 से ज्यादा है, ये भी 100 से ज्यादा है, ये भी 100 से ज्यादा है। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ये सारे 100 से ज्यादा है तो इनमें से ही कोई आंसर होगा। अब चेक करें कैसे होगा। हम क्या करते हैं कि हम क्वथनांक उन्नयन निकाल लेते हैं। जितना क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में हुई बढ़ोतरी, जो बढ़ोतरी आएगी उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देंगे तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर सॉल्व करते हैं। विलयन का क्वथनांक निकालना है, क्वथनांक उन्नयन निकालना है, तो डेल्टा टी भी समानुपाती होता है मूललता के। ठीक है, और मूललता का अगर अपने निशान हटाते हैं तो समानुपाती का निशान हटाते हैं तो के बी एक नियतांक आता है, और के बी का मान भी इसने दे रखा है। के बी का मान इसने दे रखा है, के बी का मान है 0.52 क्या दे रखा है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल इसका मान भी दे रखा है। अब इसका मान अपने निकालते हैं डेल्टा टी। के बी इंटू मोललता क्या है,
कि विलय के मोल बटा में विलायक का भार किस में लोगे? किलोग्राम में। अब विलय के मोल बराबर क्या होता है? विलय के मोल बराबर होते हैं विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार। तो अब आपके पास विलय की ग्रामों में मात्रा डेल्टा टीबी बराबर क्या कर दें अपने? टी के बी इंटू, अब विलय की ग्रामों में मात्रा WB, विलय का अणुभार MB, विलायक का भार WA ग्रामों में दे रखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, और डेल्टा टीबी, अब KB का मान लिखो, कितना दे रखा है? 0.52, ये 0.52। विलय की ग्रामों मात्रा कितनी है? विलय कौन है? यूरिया, कितना दे रखा है? 0.6। ठीक है, और बटा में विलय का अणुभार, अब विलय यूरिया है, यूरिया का अणुभार कितना होता है बच्चों? 60 इंटू विलायक का भार, यहां पर आपने विलायक का भार लिखना है। विलायक कितना है? 100 ग्राम जल में, तो इसका मतलब विलायक कितना है? 100 ग्रामों में दे रखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, हल किया हमने 2 1, ये लो 3 0 से 3 0 कट गई, और ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, 6 से 6 कट गया, तो इसका मतलब 1/10, या मैं इसको 0.1 लिख सकता हूं। तो क्वथनांक उन्नयन कितना आ गया? ये आ गया 0.1, और 0.1 को अगर अपने 0.52 से गुणा करोगे तो 0.052 आएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसको पूरे को आपने काटा तो ये कितना बच गया? यहां पर 6/60 था, 0.6/60 इंटू में 100 ऊपर 1000, ये सारा काटा बेटा तो 0.1 बन गया। 0.1 को आपने 5.52 से गुणा किया तो 0.52 हो गया। अब इसका मतलब क्वथनांक उन्नयन 0.52 है। ठीक है, 0.052 आया है क्वथनांक उन्नयन, जो बढ़ोतरी हुई है वो। तो विलायक का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ोतरी कितनी होगी? 0.052 की। जोड़ बढ़ करो, कितना आया? 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आंसर नंबर कौन सा है? पहला। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात बनी आपकी पहली क्वेश्चन की, और कब आया हुआ है? RPMT 2010 के अंदर। ठीक है, आपने क्वथनांक उन्नयन निकालना था, निकाला, और विलायक के क्वथनांक में जोड़ा, आपके पास विलयन का क्वथनांक आ गया। चलो बच्चों, इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया कंपटीशन का। फिर अपने दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इधर गौर करो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि आपको वो कह रहा है, पहले तो दूसरा क्वेश्चन आया कब है? दूसरा क्वेश्चन आया है बच्चों नीट 2015 के अंदर। इसका मतलब अभी करंट का हाल फिलहाल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब से नीट लागू हुआ है उसके बाद से आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा पसंद है। क्या कहा है इसने? कह रहा है कि x के, ये मैं साफ लिखता हूं क्योंकि इसकी लैंग्वेज जरूरत पड़ेगी इसकी, जल के 0.2 मोल प्रति किलोग्राम जलीय विलयन का क्वथनांक y के सममोलल कह रहा है जलीय विलयन से अधिक है। निम्न में से कौन सा कथन इस अवस्था के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन इस अवस्था के लिए सही है? ये क्वेश्चन नीट 2015 के अंदर आया हुआ है। कर रहे हैं क्वेश्चन अपने, ऑप्शन दे रखे हैं इसने। नंबर 1 ऑप्शन इसने दे रखा है, कहता है कि y का जल में वियोजन हो जाता है। y का जल में वियोजन हो जाता है। बी है x का, इसने दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि x का जल में वियोजन हो जाता है, और वियोजन y से अधिक होता है। y से अधिक होता है, ये दे रखा है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा है
कि x का अणुभार y से अधिक है, और डी ऑप्शन दे रखा है y का अणुभार x से अधिक है। ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब प्रश्न समझो पहले बच्चों। कह रहे x का 0.2 मोल पर केजी जलीय विलयन है, का क्वथनांक जो है y के सम मोलल जलीय विलयन, मतलब कहता है x और y की मोललता समान है, ठीक है। इसकी भी 0.2 है और y की भी 0.2 है, दोनों की मोललता समान है। मतलब 1 किलोग्राम जल में x के भी 0.2 मोल घोले गए हैं और y के भी 0.2 मोल घोले हुए हैं, लेकिन कहता है कि जलीय विलयन से अधिक है। कहता है x का क्वथनांक जो है y से अधिक है। अब क्यों अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जैसे मैंने आपको कहा था एक MnACl और एक BaCl2, ये देखो दोनों में लिखे BaCl2, इनमें से दोनों में से किसका क्वथनांक अधिक होगा। आपने कैसे चेक किया कि इसका जो आयनन होता था Na प्लस Cl माइनस में होता था, इसका आयनन NBa प्लस और 2Cl माइनस में होता था, ठीक है। तो इसका आयनन अधिक होता है, इसका आयनन कम होता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। आप देखो मोललता दोनों की समान है, तो अगर मोललता दोनों की समान होना तो आंसर हमारा आयनन से आएगा। आंसर हमारा किससे आएगा बच्चों, आयनन से आएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लें कि क्या है कि जब मोललता दोनों की समान हो तो आंसर आयनन से आएगा, और आयनन किसका ज्यादा होगा, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि जिसके अंदर कणों की संख्या ज्यादा होगी उसी का ही तो क्वथनांक ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो अब कणों की संख्या किसमें ज्यादा होगी, जिसमें आयनन ज्यादा होगा। तो अब वो कह रहा है x का क्वथनांक अधिक है y से, तो इसका मतलब है x का आयनन ज्यादा हो रहा है। मोललता तो दोनों की समान है, लेकिन x का आयनन ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसके आयनित होने के बाद में कणों की संख्या ज्यादा है। कणों की संख्या ज्यादा हुई तो क्वथनांक उन्नयन ज्यादा हुआ, क्वथनांक उन्नयन ज्यादा हुआ, तो इसीलिए जो है इसका क्वथनांक ज्यादा हो गया। आंसर नंबर आएगा आपका बी। बच्चों जब मोललता समान दे रखी हो तो आंसर किससे आएगा, आयनन से आएगा। फिर आप देखेंगे कि किसका आयनन ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नीट 2015 का क्वेश्चन हो गया। चलो बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन है जो नीट 2016 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन कब आया हुआ है, नीट 2016 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। आपको थोड़ी सी मैथ करनी है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, आपको मैथ आनी चाहिए बस थोड़ा सा। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ये है, देखो कहता है कि एक 6.5 ग्राम विलय का 100 ग्राम जल में विलयन बनाया गया है। विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या है, वाष्प दाब कितना है, 732 mm है। यदि Kb कह रहा है, यदि Kb का मान 0.52 है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, तो विलयन का क्वथनांक होगा। तो विलयन का क्वथनांक होगा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 102 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 103 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 101 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप पहले तो यही कर दो कि ये तो गलत है, 100 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने 6.5 ग्राम आपने अवाष्पशील अवाष्पशील विलय है मिला दिया, तो क्वथनांक जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है,
ठीक है, तो जब विलय मिला दिया तो क्वथनांक बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहां पे बढ़ाया ही नहीं है, इसका मतलब ए तो आंसर नहीं हो सकता। फिर आप कैसे निकालते हो आंसर? आप वैसे तो यूं निकालते हो कि आप क्वथनांक उन्नयन निकाल लो, डेल्टा टीबी निकाल लो। डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू एम, ये होता है। अब के बी का मान दे रखा है आपके पास, क्या देखा है आपके पास? के बी का मान तो आपके पास है 0.52। मूलनता बराबर होती है विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल होते हैं विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणु भार इंटू में विलायक का भार, अगर ग्रामों में दे रखा है तो ऊपर 1000। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला तो यही था। अब आप के बी का मान रखो, के बी का मान आपके पास 0.52 और विलय की ग्रामों में मात्रा 6.5 और विलय के का अणुभार। अब विलय का बता ही नहीं रखा कि विलायक कौन सा है, NaOH है, KOH है, कौन है, ये बता ही नहीं रखा। अगर बताया होता तो हम अणुभार निकाल देते, लेकिन अब बता ही नहीं रखा तो अणुभार हमारे पास नहीं है इसका, ठीक है। और फिर आपके पास विलायक का भार 100 ग्राम जल में विलायक का भार दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, और ग्रामों में दे रखा है तो ऊपर 1000 आएगा, ये लो 1000 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर डेल्टा टीबी कब आ जाएगा? जब हमारे पास विलय का अणुभार पता लग जाएगा। विलय का अणुभार निकालेगा, निकल जाएगा तो हम विलय का क्वथनांक उन्नयन निकाल देंगे, और जो क्वथनांक उन्नयन आएगा वो हम किस में जोड़ देंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देंगे और हमारे पास क्वथनांक उन्नयन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बात ये आती है कि हम इसका विलय का अणुभार कहां से निकाल करके लाएं? विलय का अणुभार निकालने का एक तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है? कि जो सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन था, पी ए नोड माइनस पी एस बराबर पी ए नोड हुआ करता था, ये बराबर होता था एक्स बी के, और एक्स बी हम लिख लेते थे विलय के मोल बटा में विलायक के मोल, और विलय के मोल को अपने क्या लिखते थे? विलय के मोल को लिखते थे अपने विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार, और विलायक के मोल क्या होते थे? विलायक की ग्रामों में मात्रा इंटू विलायक का अणुभार, ठीक है। तो अब अपने पास ये मैं हटा दूं, बीच में से ये हटा दूंगा, तो अब ये फॉर्मूला बन गया इन दोनों के बराबर, ये लो, ठीक है। क्या होता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ना जल का जो वाष्प दाब होता है वो 760 mm होता है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको मिल गया 760 mm, ठीक है। और ये कह रहा है कि 100 ग्राम 6.5 ग्राम जो विलय है 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 732 हो सकता हो जाता है, तो 732 विलयन का वाष्प दाब है, और पीएस विलयन का वाष्प दाब भी होता है, तो 732 यहां पर लिख दिया। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 760, तो ये आ गया, ठीक है, बराबर। अब विलय की ग्राम मात्रा आपको दे रखी है 6.5, और विलय का अणुभार ये आपको ज्ञात करना है। विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक क्या है? जल, जल का अणुभार कितना होता है? 18, और जल की विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है बच्चों? 100 ग्राम, 100 ग्राम जल दे रखा है। तो अब आपको विलय का अणुभार निकालना है। ये 760 माइनस 732 क्या आ जाएगा? 28, ठीक है। तो ये हो गया 28 बटा में 760 बराबर 6.5 इंटू में 8 बटा में MB इंटू में 100। आपको तो MB निकालना है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा कि ठीक है, अब क्या करना है? आपको MB निकालना है, तो MB बराबर क्या आ जाएगा? MB बराबर हो जाएगा, ये इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू में 8। MB इधर आया तो 28 यहां पर और 100 यहां पर, और ये 760 चला जाएगा ऊपर। अब इसको हल करोगे बच्चों तो ये लगभग आएगा 31.75, ठीक है। तो ये इसका अणुभार आ जाएगा। इसकी मैथ आपको करनी है बच्चों, मैं थोड़ा कम करूंगा तो टाइम लग जाएगा। इसको मैथ करनी है, मैथ हल करनी है आपको, और आपका ये आंसर आ जाएगा 31.75। और यहां पर इसका मतलब MB का मान वहां से आपके पास आ गया 31.75। यहां पर जब आप 31.75 रखोगे और हल करोगे तो ये लगभग 1 पॉइंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि इसको हल करो तो ये 100,000 कट गया, तो ये 65 बटा में 31 आ रहा है। 65 बटा में 31 आ रहा है, तो 65 में 31 का भाग दोगे तो 31 गुणा 62 होता है। आप यहां पर क्या करेंगे?
ये जो है इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगभग जो है आप इसको हल करोगे, क्योंकि 0.75 भी है तो ये 1.06 के लगभग आ जाएगा। और 1.06 आया है जब क्वथनांक इतना डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का, और अब क्वथनांक उन्नयन कितना हो गया? 106 नहीं 1.06 हो गया। तो विलयन का क्वथनांक कितना हो गया? विलयन का क्वथनांक हो गया, विलायक का था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उन्नयन हो गया 1.06, तो ये हो गया 101.06, जो कि लगभग कितना आ जाएगा अपने पास? 101 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, और आंसर नंबर हो जाएगा आपके पास 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको 101.06 आएगा। ठीक है, 101.06 आएगा, जो कि लगभग बराबर किसके हो जाएगा? 101 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो इसलिए आंसर नंबर हमारा कौन सा आएगा? डी, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथ्स जो है वो अच्छा होना चाहिए बच्चों, बाकी जो है ये क्वेश्चन कोई भी ज्यादा समस्या वाला नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अगर किसी बच्चे ने इन क्वेश्चंस को किया है, ठीक है, तो वो मुझे इनके आंसर्स जरूर चेक करके बताएं कि कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे। आज वैसे नीट वाले क्वेश्चन तो मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं, 3 में से कितने लोगों के कितने सही हुए हैं ये मुझे जरूर बताना। तो अब हम मान रहे हैं कि क्वथनांक उन्नयन हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, लेकिन एक जरूरी सूचना बच्चों ये है कि अभी कल से आज अभी लास्ट कल जो गया है उस दिन 10वीं का चैप्टर खत्म हो गया है। अभी मैं 2 दिन में नया चैप्टर 10वीं का शुरू करने वाला हूं। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो 10th क्लास वालों के लिए मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास वालों को जोड़ लो, ताकि जो है वो नए चैप्टर में सभी साथ साथ पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक खत्म। आज के लिए इतना ही। गुड लक।